Hello everyone, I am Mr. Pitambar Tripathi and coming back to my Royal Kobalist Star Speaker Star channel, Astro channel, and I surprising that many followers are following me and talking some niceful matters about astrology and becoming their introduction is very important. Introduction means namaste about Guruji and all of things that called introduction, and then their Rashikadi series. Here I taking a astrological Rashikadi number 9 called Dhanu Rashi, Sagittarius Rashi. Because I talk about this Rashi in Odia, but now I telling that in Hindi language, because my followers are in Hindi. Many people are waiting me to what I saying about Dhanu Lagna Kundali. Therefore, I such particular thoughts I am astronoming this choosing by my followers. So I decided that today I talking about Sagittarius ascendants. तो फिर दोस्तों, मेरा कहना है कि ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए है जो कि एस्ट्रोलॉजी में नए में पढ़ाई कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, और बाकी रहा कि एस्ट्रोलॉजी जो जानता है थोड़ी बहुत, उसके लिए भी ये समझ में बहुत आने वाली है। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि उसको देखिए, उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जिन लोगों का धनु लगन है उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हम किसी का पर्टिकुलर कोई कुंडली के बारे में नहीं बता रहे, ये सभी के लिए लागू है। सभी मतलब जिन लोगों का धनु लगन है उन लोगों के लिए, सबके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो फिर ये जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छा चीज़ मिलेगा और बहुत ही ख़राब चीज़ भी मिलेगा, क्योंकि उसमें जो ग्रह होते हैं सभी ग्रह तो एक टाइप का नहीं होते हैं, तो किसी में अच्छा होता है, किसी में बुरा भी होते हैं। तो फिर ये कहना भी इनकार नहीं करेंगे कि जिन लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए ये चैनल अच्छा है, जिन लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी ये अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, वो हटा कर वो फेंक देते हैं पूरा, चलो ये कुछ भी नहीं है। जब उन लोगों का दशा में जैसे कोई परिवर्तन आता है, जब वो नीचे गिरने लगते हैं तभी वो सबको ढूंढते हैं। तो इसी टाइप का ये सिलसिले में इसी टाइप का होते हैं। और देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कोई लड़का पुष्य नक्षत्र में जन्म लिया है पुष्य नक्षत्र में जन्म लिया है, तो पुष्य नक्षत्र का अधिपति कौन हुए? शनिदेव। तो शनिदेव जैसे उनका महादशा के स्वामी है, वो तो 19 साल चला गया शनि की महादशा में। उसके बाद आ गए बुध महाराज भी 17 वर्ष भी ले गए। उसके बाद केतु महाराज आ गए, वो भी 7 साल ले लिए। उसके बाद आ जाते हैं कि शुक्र है, वो भी 20 साल के लिए।
ऐसे तो लाइफ चला गया पूरा। जैसे उसका लगन जो है कर्क लगन का था और कर्क राशि भी था। तो इसमें आपको एक पूछना है, शनिदेव हो या बुध देव हो या केतु देव हो या शुक्र देव हो, कोई भी लगन का मित्र नहीं है। मित्र जब आएगी 20 साल के बाद, सूर्य के महादशा से शुरू होगी तो लगन का मित्र बनेगा वो। फिर चंद्र, फिर मंगल, ऐसे सब सूर्य का मतलब चंद्र का मित्र सब बनेंगे। पर इसी के हाल में देखा जाए तो जिन लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी कोई जैसे पैदा हुआ है जिसका सब मित्र राशि में चलते हैं और अच्छा सब चीज़ हो जाता है, उन लोगों के लिए ये डिसलाइक हो जाता है। और जिन लोगों का ऐसे बहुत ही ख़राब स्थिति है अभी, वो लोग कहीं ना कहीं वो हल ढूंढने लगते हैं कि हम कैसे उस पे निकले। तो फिर हम आपको फिर से थोड़ा सा निवेदन कर रहे हैं, हमारा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, तो आगे के लिए हमको थोड़ा दिक्कत उठाना नहीं पड़ेगा। तो ये है कि वीडियो को थोड़ा स्किप करके मत देखिए, क्योंकि आपके समझ में नहीं आने वाली है। तो फिर ऐसे कहकर हम आपको धनु राशि के ऊपर हम आपको बताने वाले हैं। तो जो धनु राशि है वो गुरु की राशि है, ये गुरु की राशि है और धर्म की राशि है। ये धर्म वाला राशि है और मूल त्रिकोण बृहस्पति जी का है। समझ में आ गया कि ये धनु राशि है और बृहस्पति जी का मूल त्रिकोण राशि भी है और गुरु जी मतलब बृहस्पति की ही राशि है। उसके बाद ये जो राशि का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो धर्म की तरफ ज़्यादा वो बढ़ने के लिए इच्छुक करता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया पहले। उसके बाद ये थोड़ा केयरफुली का राशि है। यदि थोड़ा सा केयरफुल नहीं रहे तो फिर इतना तक आपको परेशानी झेलना पड़ेगा, कोई भी बचाने के लिए भी नहीं आ पाएंगे। सारे लोग दौड़ के चले जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो फिर ये जो धनु राशि है, धनु राशि में जो लोगो होता है, धनु राशि का लोगो जो आपने देख रहे हैं कि गोल वाला एक लोगो होता है, सभी राशि का लोगो होता है। उस लोगो में एक घोड़ा है, एक घोड़े के ऊपर एक आदमी बैठा है और धनुष और तीर लेके वो आसमान की तरफ वो तीर मार रहा है। जैसे आसमान के ऊपर जैसे कि तीर मार रहा है, किस लिए? चांद सितारों को पाने के लिए। वो कुछ चाहता है कि हम कुछ लक्ष्य भेद करें। तो फिर ये शिकारी हो गया, तो फिर ये तो शिकारी हो गया ना। तो हम आपको क्या कह रहे हैं कि ये जैसे शिकारी टाइप का आदमी जैसे बन जाता है, तो शिकारी को भी इतना भी आना चाहिए, जो तीर आसमान को छोड़ता है जितना शक्ति लगाकर अपना शक्ति हिसाब से, उतना शक्ति में ही से ऊपर जाएगा। फिर वो जैसे रिटर्न होके मतलब जैसे गिरेगा तो अपने ऊपर ही गिरेगा। तो अपने ऊपर जैसे गिर गया तो सारा सत्यानाश घट गया। अब क्या होगा? यदि तीर यदि गलत निशाने में लग गया, घोड़े थोड़ा आगे चला गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, निशानी में वो चूक गए, निशानी में उनका जो निशाना है सही दिशा में चला गया, तो उनको कुछ भी उसमें मिल जाता है। तो यही है इस राशि का बेसिक नियम हो जाता है।
तो फिर ऐसे जो है कि ये लोग थोड़ा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, इसीलिए कि हमको कुछ मिलेगा, और सीधे मतलब आसमान के ऊपर वो उनका हाथ होता है, वो आसमान को छू के हमको कुछ मिलेगा ये समझ के वो आसमान की तरफ वो तीर भी चलाना जानते हैं। आसमान को कोई तो माप नहीं पाया, तो वो जो तीर जो चलाते हैं वो तीर किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा ये तो उन लोगों को पता है, मगर वो तीर भी चलाता रहता है। तो बहुत ही वाली इंट्रोडक्शन है कि राशि के लिए जब अगर तीर यदि मतलब यही तो बोल रहे हैं, यदि हम तीर यदि गलत निशाने में लग गया तो मतलब उनका सफल हो गया शिकार। जैसे उनका तीर यदि सीधे चला गया तो अपनी ऊपर ही आके मतलब जो रिटर्न आएगा तो अपनी ऊपर ही गिरेगा, तो तीर भी उसको भी भेद कर सकता है। तो यही होता है कि इस राशि का बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है। अब चलिए हम आपको बता रहे हैं कि ग्रह के ऊपर सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य से। जैसे सबसे पहले सूर्य के ऊपर जैसे कि हम जैसे कि मतलब बोलने वाले हैं, तो सूर्य के ऊपर जो हम बोलेंगे तो उसमें सूर्य जो है नवम भाव का मालिक है, नवम भाव का वो मालिक है। तो नवम भाव का जैसे मालिक है तो सूर्य यहाँ पर अच्छे ग्रह बन जाते हैं। त्रिकोण के स्वामी हमेशा लगन का मित्र होता है। कोई भी लगन हो उसमें जो त्रिकोण में जो पड़ता है, जो ग्रह बैठता है, वो मतलब वो क्या करता है कि वो सही मतलब जो त्रिकोण में जो राशि पड़ता है, त्रिकोण में कोई भी त्रिकोण का, तो उसका लगन के साथ हमेशा मित्रता होता है। तो इसीलिए कहा जाएगा कि त्रिकोण का स्वामी हमेशा मित्र होता है। तो सूर्य इस लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा ग्रह एक बन जाते हैं। कहीं पर भी बैठे हो, सूर्य कहीं पर भी बैठे हो, चाहे नीचे होकर भी बैठे हो, तब पर भी अच्छा फल देते हैं। सूर्य यदि अपने राशि में तुला राशि में आकर बैठ गए तो फिर ये भी अच्छा फल भी उधर भी देते हैं इस लोगों को, इस लगन वालों के लिए। समझ गए? उसके बाद आ जाइए चंद्रमा के ऊपर। यहाँ थोड़ा गड़बड़ी सी हो जाती है कि चंद्रमा जो इधर में है 8वें का स्वामी है और भी एकाधिपति है। ये जैसे 8वें का जैसे हो जाता है तो बृहस्पति और शुक्राचार्य अपने अपने साइन से गलत जगह पे जाकर उच्च के होते हैं। जैसे शुक्राचार्य हो गया अपने छठे राशि में जाकर उच्च के होते हैं, मीन राशि में। उनका मूल त्रिकोण हो गया तुला, तो तुला से काउंटिंग करें मीन तो 6 पड़ जाता है। और बृहस्पति जी का मूल त्रिकोण राशि है धनु लगन, तो धनु लगन से हम यदि हिसाब करें तो कर्क राशि पड़ता है 8, तो उधर में जाकर ये उच्च के होते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि जैसे शुक्राचार्य जी और बृहस्पति जी जाकर गलत जगह पर जाके उच्च के होते हैं, तो फिर ये जो यदि चंद्रमा अपना राशि में बैठे हो तो फिर ये अच्छा बात है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि ये मतलब गजकसेरी योग है। लोग हमेशा जैसे बृहस्पति जी के साथ चंद्रमा को देख लेंगे तो फिर ये बोलते हैं कि ये
मतलब ये जो है कि ये गज केसरी योग है, तो ये अच्छा होना चाहिए। तो फिर ये है कि चंद्र और बृहस्पति दोनों एक साथ पे इन दोनों भावों में छोड़कर कहीं पर भी यदि ये बैठे हो, यदि 10th हाउस में बैठे हो तो पूरा सत्यानाश वो दे देते हैं। ये जो है कि बृहस्पति यदि मान लगे कि धनु में या कर्क में जैसे वो बैठे हैं तो इतना तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा का स्वराशि है और धनु राशि में उनका मूल लगन है, तो लगन का स्वामी हमेशा शुभ होता है। और कहीं पर यदि बृहस्पति और चंद्रमा कहीं पर भी बैठे हो तो सारा खेल सत्यानाश कर देते हैं। तो यही हम बता रहे थे कि बृहस्पति जी बगैर अकेला कभी पर भी बैठे हो, अगर पंचम भाव में यदि बृहस्पति बैठ गए तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि उस भाव को वो बहुत ही ऊंचा बना देंगे। तो फिर उस भाव को ये ऊंचा बना देंगे। ऊंचा बना देंगे, बहुत ही धनीवान सब कुछ बना देंगे इधर बृहस्पति यदि अकेले कहीं पर बैठे हो तो ये धनु राशि का बृहस्पति ऐसा मतलब वो कर सकता है। उसके बाद आ जाइए मंगल के ऊपर। मंगल यहाँ महाराज जी जो है, मंगल 5वें का स्वामी है और 12वें का स्वामी है। 12वें का स्वामी होकर ज्यादा एक्सपेंडिचर वो दिला देते हैं, तो फिर और सीक्रेट शत्रु भी वो दे देते हैं। मित्र का राशि है और ये बृहस्पति को अपना मित्र भी है, बृहस्पति का अपना मित्र भी है, तो इनके पास धन कभी टिकता नहीं है। तो इसीलिए धन तो कमाता है और खर्च भी ज्यादा भी कर देता है। मंगल की वजह से ये खर्च ज्यादा हो जाता है। मंगल अच्छे ग्रह है फिर भी वो 12 भाव के स्वामी है, तो इसीलिए 12 भाव का रिजल्ट बहुत ज्यादा वो दे देगा। थोड़ा रुकिए, वो सुन लुट गए वो फोन कर माने फोन कलु बुलाए ना बाखु कौन फोन करथिले फोन करी कौन कथा हो कौन कहबू एमती सी ना मोबाइल छाड़ी पड़े जाए। ना आउ थे से करें। तो फिर ये मंगल महाराज जी ऐसे इधर में इस लगन वालों के लिए बन जाते हैं। अभी आ जाइए बुध महाराज के ऊपर। बुध महाराज इतने अच्छे यहाँ पर नहीं होते हैं, अच्छे ग्रह नहीं मानना चाहिए। ये जो बृहस्पति जो है धनु राशि में काउंटिंग करें तो ये दोनों केंद्र भाव में आ जाते हैं। केंद्र का स्वामी यदि बुध केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण के साथ यदि उनका संबंध हो जाए तो राजयोग भी वो दिला देते हैं। तो बुध जो है यहाँ त्रिषणाय का स्वामी है, नहीं तो इसीलिए दोष भी नहीं होता। क्या बुध को यदि ऐसे हम पूछ रहे हैं बुध यहाँ पे मार्केश होगा क्या?
मार्केश ग्रह बनेगा बुध, तो ये मार्केश का दोष जब लगता है, वो यदि अपने राशि में मिथुन में होकर यदि वो बैठे हैं तो प्रबल मार्केश का योग बन जाता है। तो प्रबल मार्केश का योग यदि बन जाता है, अगर यदि बुध अपना मिथुन राशि में बैठे हैं तो प्रबल मार्केश वो बन जाते हैं। और बुध जो है कि त्रिकोण के साथ संबंध हो जाए तो अच्छा, मतलब अच्छी बात है। नहीं तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वो मार्केश भी है और त्रिषणाय के स्वामी है, यदि वो बली हो जाते हैं तो अच्छी बात नहीं है लगन के लिए। इसीलिए बुध को यहाँ पर केंद्र के साथ संबंध होना जरूरी हो जाता है, नहीं तो फिर सारा चीज गड़बड़ वो कर भी दे सकता है। ज़्यादा परेशानी डालेगा, मेहनत करवाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। यही सब चीज इस राशि में, इस लगन वालों के लिए ऐसे होता है। अब आ जाइए बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति महाराज जी यहाँ पे खुद लगने से, और बृहस्पति यहाँ लगने से होकर बहुत शुभ माने जाते हैं, और केंद्र का स्वामी होकर उनको केंद्राधिपति दोष भी नहीं लगता। यहाँ पे जो एक लगन का स्वामी है और एक केंद्र का स्वामी है, तो केंद्र का स्वामी होकर उनको केंद्राधिपति का दोष नहीं लगता, क्योंकि हर स्वभाव राशि के लिए केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। तो क्यों नहीं होता है केंद्राधिपति दोष, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो लगने से मूल त्रिकोण राशि का है, इसीलिए। लग्नेश को यदि हम देखें तो लग्नेश का मूल त्रिकोण राशि है, इसीलिए उनको ये दोष नहीं लगता। तो फिर ये तो हो गया मतलब केंद्राधिपति दोष, मगर ये नहीं लगेगा। यहाँ बृहस्पति जहाँ पर भी बैठे हो वो अच्छा देते हैं, चाहे वो 10th हाउस में भी बैठे हो तो अच्छा कहीं पर भी बैठे हो तो भी ये अच्छा फल भी दे देते हैं। यदि वो त्रिषणा में बैठे हैं या 3rd हाउस में बैठे हैं, तो 3य भाव में यदि वो बैठे हैं तो वो छोटे भाई बहन को थोड़ा परेशानी वो दिलाएगा, क्योंकि वो अपना मूल त्रिकोण राशि जो धनु को देखता नहीं है इधर। तो इसीलिए वो इसी टाइप का ग्रह जब 3rd में मतलब कुंभ में जैसे बैठे हो तो कुंभ से मीन को नहीं देख पाएगा और धनु को भी देख नहीं पाएगा। इसीलिए भाई बहन के लिए थोड़ा परेशानी है, नहीं तो और कोई चीज़ ऐसा नहीं यहाँ पर होना चाहिए कि होता नहीं है। तब फिर आ जाइए अभी शुक्र महाराज के ऊपर। यहाँ जो शुक्र का यहाँ पर बैंड बज जाता है ज़्यादातर केस पे, तो यहाँ पर शुक्र जो है 2 त्रिषणाय का स्वामी है। शुक्र यहाँ पर दोनों त्रिषणाय का स्वामी है और लगन का शत्रु भी है। तो फिर यहाँ पर वो अच्छा फल भी देते हैं जब दूसरे तीसरा भाव में हो जाते, तभी ये अच्छा फल भी दिला देते हैं। दूसरे त्रिसड़ा मतलब है कि मान लीजिए कोई त्रिसड़ा में बैठा है तो और कोई त्रिसड़ा में जाके बैठ जाएगा तो अच्छा फल दिला देगा, नहीं तो फिर अपना राशि में होकर बैठे हैं तो पर भी चलेगा। तो ये जो है कि शुक्राचार्य की यहाँ पर मतलब घंटी बज जाती है। तो यदि मान लीजिए ये जो त्रिषड़ा भाव के स्वामी है
यदि वो नीच के होकर यदि वो बैठे हो तो अच्छा फल वो दिला देते हैं। मान लीजिए कन्या राशि में जैसे शुक्राचार्य जी बैठे हैं, तो फिर ये कन्या राशि वालों के लिए अच्छी बात है। कन्या राशि वालों को ऐसा करना चाहिए। और शुक्र जब नीच के होकर बड़ी अच्छा फल, वो 10th हाउस शुक्र जब नीच के हो जाते हैं तो यहाँ से बैठकर वो मतलब अच्छा फल 10th हाउस में शुक्र जब नीच के हो जाते हैं बड़ी अच्छा फल देते हैं। और बात है कि शत्रु को नीचा को जैसे शत्रु को नीच को होना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो शत्रु जब नीच का होगा तो लगन के लिए अच्छी बात है। नहीं तो त्रिशड़ाई में बैठे तो अच्छा फल तो देते हैं, मगर वहीं पर वो उल्टा राजयोग भी वो दिला देते हैं। मान लीजिए त्रिशड़ाई भाव में बैठे हैं, उनको यदि कोई पाप संबंध में आ जाए तो फिर ये उल्टा रिजल्ट भी वो दे देते हैं। पीड़ित हो गया ना शुक्राचार्य, पीड़ित होने पर ही वो उल्टा रिजल्ट दिलाते हैं, तो उसको विपरीत राजयोग भी कहा जाता है। तो वहीं पर शुक्राचार्य की यही इसी टाइप का ग्रह वो बन जाते हैं। अभी आ जाइए सबसे बड़ा ग्रह जो कि ब्रह्मांड में, एक तो बृहस्पति, दूसरा है शनिश्चर जी। शनिश्चर यह पे शुभ ग्रह नहीं होता है। शनिश्चर यहाँ पर धनु लग्न वालों के लिए शनिश्चर अच्छा ग्रह नहीं मानते हैं, क्योंकि एक तो ये तो मतलब दूसरा भाव का मालिक है और ये तीसरा भाव का भी मालिक है। दूसरा भाव का मालिक होकर वो न्यूट्रल हो जाते हैं और तीसरा भाव का मालिक होकर ये त्रिशड़ा भाव के अधिपति भी हो जाते हैं। तो जैसे मतलब दोनों ग्रुप है, एक ग्रुप है बुध शुक्र शनि राहु केतु, और एक ग्रुप है बृहस्पति सूर्य चंद्र मंगल। ये जो दोनों ग्रुप में देखा जाए तो शनि यहाँ पे अच्छे ग्रह नहीं बनते हैं। तो फिर ये कलाकारी सब शनिश्चर का यहाँ मतलब ऐसे हो जाता है, जो कि एक सेकेंड हाउस का मालिक है और एक थर्ड हाउस का मालिक है। तो सेकेंड हाउस का मालिक होकर वो न्यूट्रल हो जाते हैं और त्रिशड़ा होकर वो खराब फल भी वो देते हैं। तो उनको कहीं जाके वो यदि उच्च भाव में यदि वो बैठ जाते हैं तो फिर अच्छा फल वो दिला देते हैं। और शनि जाकर त्रिशड़ाई में उच्च के हो जाते हैं। शनि जब त्रिशड़ाई मतलब 11 भाव में वो जाके उच्च के हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उस अच्छा शनि जो उतने बुरे नहीं हैं। मतलब यहाँ पर शनि जो है ऊंचा का होना शनि यहाँ पे इतना बुरा नहीं है जब तक नीच का हो। नीच में क्या फल दिलाएंगे? नीच में वो मतलब हो जाए तो धन तो बहुत दिला देते हैं, मगर परंतु वो बहुत ही मेहनत के साथ धन तो दिला देते हैं, मगर वो बहुत ही मेहनत के साथ वो धन दिलाते हैं। यहाँ शुक्र जो है अपना राशि से छठे स्थान पर जाकर वो उच्च के होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा शुक्र का मतलब शनिश्चर का उच्च से शुक्र जब यहाँ पे जाकर छठे स्थान में जाकर उच्च के होते हैं, इसीलिए उनको थोड़ा मेहनत वो करवाएगा और उसके बाद वो पैसा मिलेगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी कहीं कहाँ अंदर तक सब चीज़ फैला हुआ है। उसको जानना और समझ के आपको बोलना ये कितना
मेहनत का काम है, आपको भी सोचना पड़ेगा। तो कोई आदमी बोलता है ऐसे ऐसे सब मतलब बोल देते हैं, उनको सब किताब किताब है तो इसीलिए पढ़कर वो बन जाते हैं। नहीं, उस पे एक्सपीरियंस चाहिए। आप कितना कुंडली देखे हैं? हजार हजार कुंडली देखने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और पुटिंग भी सही होना चाहिए ना। जैसे कि कुंडली को कोई देख लेता है तो कुंडली में क्या कहाँ पर कैसा है क्या नहीं है, वो जो आदमी को जो बोलता है वही सब चीज सच होना चाहिए। कैसे सच होगा? ऐसे सच होगा। ये कालचक्र कुंडली का बेसिक प्रिंसिपल से आप यदि कैलकुलेट करें तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। शनि यहाँ जो नीच के हो गए तो कोई बोल देगा कि शनि तो नीच हो गए, तो कैसे करेगा? तो पैसा तो देगा मगर थकान भी उसके साथ भी देगा, क्योंकि ये शनि का उच्चस्थ जो है शुक्राचार्य जी, ये छठे में जाकर मीन राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि से देखें तो इसीलिए वो मेहनत वो करवाएगा। और सही तो हो गए नीच के होकर, और त्रिकोण में यदि पड़ता है तो इसीलिए तो मतलब जैसे मान लीजिए कि बहुत ही मेहनत तो वो कर, शनि यहाँ पे कैसे हो गए, मेष राशि हो गए तो त्रिकोण भाव हो गया। त्रिकोण भाव होकर वो हमेशा धन तो वो दिला देते हैं, मगर ये वाला चीज वो छोड़ने वाला नहीं है। शुक्राचार्य की छठे राशि में जाकर उच्च होना ये भी नहीं छोड़ने वाला की, क्योंकि शनि यहाँ वहीं पर बैठकर वो शुक्राचार्य जी का मतलब तुला राशि को देखेंगे तो कहाँ पर ऐसे मतलब हो जाएगी। यहाँ पर भी लगन को भी देखेंगे, तो लगन को जैसे देखेंगे 9वां दृष्टि में तो ये या 5वां दृष्टि में देखेंगे तो फिर ये अच्छा भी मतलब हो जाता है। धन तो दिलाएगा मगर मुश्किल के साथ वो दिलाएगा। तो ये हो गया सारा चीज का, सारा ग्रह का विवरण। उसके बाद हम जो सूर्य के बारे में बोलने वाले थे और थोड़ा सूर्य के बारे में बोल देते हैं। सूर्य के ऊपर थोड़ा सा बात है कि सूर्य यहाँ पर एकाधिपति हो जाते हैं और त्रिकोण के साथ त्रिकोण के अधिपति हैं, तो इसीलिए वो लग्नेश का मित्र भी है। इसीलिए सूर्य इस लगन वालों के लिए एक अच्छा ग्रह बन जाते हैं। तो फिर ये धनु लग्न वालों के लिए ये सब प्रमाण है कि आपको ऐसे ऐसे करके ये फल सब मिलेगा। कि जहाँ तक मेरा कहना है कि मैं जो बोलूँगा कि इस राशि वालों के लिए थोड़ा महत्वाकांक्षी इतना होना नहीं चाहिए। यदि आप शनि के दशा में पीड़ित हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाइए, तो आपको बहुत ही रक्षा मिलेगा, बहुत ही अच्छा भी मिलेगा। तो फिर ये आपको कहने के लिए हम बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि इतना तक कीजिए जितना तक आपका हो सके। वही करने के बाद आपको सारा डिटेल चीज सब आपको धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। कोई तो एक दिन में तो सब तो नहीं हो जाता, बहुत बार जैसे आप रोज जाएंगे तभी जाके ये जाके बनेगा। प्रभु जी के कल्याण हमेशा अच्छा होता है। प्रभु जी के बिना कल्याण से कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप ऐसे चीज करना चाहिए। और सभी ग्रह का एक एक विचार है कि केतु दशा में पड़ा तो क्या होगा, क्या करेंगे। राहु की दशा में पड़ा तो क्या करेंगे, बृहस्पति की दशा में पड़ा तो क्या करेंगे। सबके लिए अलग अलग चीज है। तो इसीलिए यहाँ पर हमको धनु राशि के ऊपर सारा चीज वो हमने बोल दिए। तो इसीलिए धनु राशि को ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। कहाँ किसी का लगन हो, अपना अपना कुंडली उठाकर देखिए। जिन लोगों का धनु लग्न है तो ये सब ऐसे होने वाली है।
दशा क्या चल रहा है पहले देखिए। महादशा के नाथ कौन है? महादशा के नाथ जो है उसी के ऊपर आपको, या ये जो मैं जो बोल रहा हूँ उसी के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। जैसे धनुराशि में 3 नक्षत्र हैं। सबसे पहला हो जाते हैं कि जैसे वो धनुराशि में हो जाते हैं कि सबसे पहले हो जाते हैं आपका मूल नक्षत्र, उसके बाद आ जाते हैं उत्तराषाढ़ा, उसके बाद आ जाते हैं पूर्वाषाढ़ा। ये जैसे कि मतलब आ जाते हैं, उसके अधिपति जो होते हैं उसमें जो जन्म मतलब लेता है। यदि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो केतु महादशा में जन्म हुआ है। यदि पूर्वाषाढ़ में जन्म हुआ है तो शुक्र की महादशा नाम मतलब जन्म हुआ है। यदि उत्तराषाढ़ में यदि मतलब जन्म लिया तो सूर्य के महादशा में वो जन्म लिया है। तो उसी हिसाब से आपको काउंटिंग करके आप देखिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, उसी हिसाब से आपको ये सब चीज़ काउंटिंग करना पड़ेगा। जैसे केतु का हो गया 7 साल, रवि का हो गया 6 साल, चंद्र का हो गया 10 साल, मंगल का हो गया 11 साल, बुध का हो गया 17 साल, शनि के हो गया 19 साल, और केतु की हो गई 7 साल। उसके बाद आ गया राहु की दशा आ गया 18 साल, उसके बाद शनि की दशा आ गया 19 साल। तो ये जो चीज़ है आपको हिसाब करके लाना पड़ेगा। तो यही जो है कि काउंटिंग करके आपके महादशा के नाथ के स्वामी कौन है उसको पहले देखिए, उसके बाद आपको ये कालचक्र कुंडली को अप्लाई कीजिए, तभी जाकर आपको सही में सब चीज़ मिलेगा। तो इसलिए हम इतना कहकर हम आपसे विदा ले रहे हैं। फिर देखेंगे मकर राशि में। मकर राशि में क्या क्या होता है। हमारा सब राशि कड़ी का अभी चल रहा है, उसके बाद बहुत ही अच्छा चीज़ आने वाली है। तो इसीलिए आपको इतना तक मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है कि आपको अच्छे दिशा के ऊपर लेने वाला है। जैसे ये ज्ञान है और रियल लाइफ का ज्ञान है, ऐसे कोई मतलब यूं ही कोई कुछ बोल नहीं देता है। सब हमारा किताब में और हमारा पराशर होराशास्त्र में, सर्वार्थ चिंतामणि में, भावार्थ रत्नाकर में, लघु पराशरी में, जमीनी एस्ट्रोलॉजी में से सब जो सब लिखा है उसी को आधार हिसाब से हम सभी से कलेक्शन करके आपको हम बोल रहे थे। इसलिए हमारा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय भारत, जय इंडिया, जय स्पीकर स्टार, जय जगन्नाथ।